अस्सलाम वालेकुम। कई दिनों से एक खदशे का इजहार किया जा रहा था कि ये जो हमारे इदारों का टकराव है एक ऐसी स्टेज पे आ जाएगा कि वो जो राना सनाउल्लाह का जुमला था ना इमरान के मतलब कि हम नहीं या वो नहीं, तो इदारों में से भी ऐसी कैफियत पैदा हो गई है कि सब इकट्ठे शायद ना चल पाएँ। अगर इसी रवश के ऊपर रहे, कोई एक रहेगा कोई एक जाएगा, इदारे अंदर से टूटेंगे या टकराव के नतीजे में दोनों कमज़ोर होंगे। ये सूरत हाल इस वक्त बहुत खुल के हमारे सामने नज़र आती है। एक पार्लियामेंट से कानून पास किया गया था और उस कानून के हवाले से तवील अरसे से मुख्तलिफ वकला तजवीज़ करते थे कि ये बेंच का मामला तश्कील देने का मामला हो, जजेस की तैनाती का मामला हो, अज खुद नोटिस का मामला हो, इसके ऊपर कवानीन बड़े शफाफ तरीके से बनाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया हुआ है कि वो अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स खुद से इनेक्ट करती है, उसके मामले में वफाक मुदाखलत नहीं करता। एक प्रोविजन मौजूद है उस आर्टिकल के अंदर कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, लेकिन आगे जाके फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट को हमने काफ़ी हद तक कम्युनिटी हमारे आइन ने दी हुई है, वो अभी तक उसको किसी ने छेड़ा नहीं था। एक ऐसे ही मौके के ऊपर जहाँ ये सारा तनाज़ा चल रहा था इंतखाबात के मामले के ऊपर, एक बिल जो है उसको कौमी असम्बली ने और सेनेट ने पास किया, सदर साहब को भेजा, सदर साहब उसके ऊपर बैठ गए। बिल के नुकात ये थे कि अज खुद नोटिस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जजेस मिल कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ये इख्तियार पार्लियामान ने लिया नहीं था, सिर्फ उसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसको चेंज कर दिया था। बेंच की तश्कील का मामला भी यही था। फिर अपील का हक़ पहले मौजूद ही नहीं है सो मोटो जुरिस्डिक्शन के अंदर, अपील का हक़ दे दिया गया। उसका बज़ाहिर फ़ायदा नवाज़ शरीफ को भी मुमकिन तौर पर हो सकता है अगर ये लॉ इसी तरीके से आगे चले, लेकिन सदर साहब ने जब वापस किया और पार्लियामान ने अप्रूव कर दिया तो यही थी कि आज ना कल सुप्रीम कोर्ट इसको उठाएगी और स्ट्राइक डाउन कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठा लिया है और कल जो बेंच सामने आया है, बेंच के ऊपर PMLN के लोगों से पूछें तो उनके काफ़ी से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनको मेरा ख्याल में मैं TV चैनल पे बैठ के उन जजेस के मतलब जो उनकी आराएँ सारों को दोहरा नहीं सकूँगा, लेकिन उनकी काफ़ी सीरियस कंसर्न्स हैं कि ये जो जजेस हैं जिनके ऊपर काफ़ियों के ऊपर वो नाम लेकर इतराज़ात कर चुके हैं, तकरीबन सभी इस बेंच का हिस्सा हैं। तो ये मामला आगे चलेगा कैसे? क्या इस बेंच के फ़ैसले को हुकूमत खुश दिली से मान लेगी या इसके लिए कोई जवाबी हिकमत अमली तैयार करेगी? ये एक कंट्रोवर्सी होगी जो हमें मज़ीद बहरानी कैफियत की तरफ लेकर जाएगी। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे पास मारूफ कानूनदान कादर साहब हैं। इरफान कादर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान कादर साहब, 2 केसेस हैं, 13 और 14 अप्रैल के दिन लगे हुए, वो हमारी मेरे ख्याल सियासत का रुख मुतय्यन करेंगे। कल बिल का मामला है और 14 को इलेक्शन वाला केस है। पहले बिल से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको स्ट्राइक डाउन कर देती है तो क्या ऑप्शन है आपके पास? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लेजिस्लेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, इन जजेस को कोई इख्तियार नहीं है कि ये सस्पेंड करें। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों का फैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि अभी तो लेजिस्लेशन हुई भी नहीं है तो 8 रुकनी बेंच बन गया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का बेंच इन हालात में बनाना जहाँ पे कि चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत उंगलियाँ उठ रही हैं, तो वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप की तरफ उनका टिल्ट है, तो इस ऊपर से ये जो फैसले मैंने आपको बताए हैं उनको सामने रखें तो ये बेंच को कॉन्स्टिट्यूट इस तरीके से करना। और फिर कुछ फैसले अभी रिसेंटली आए हैं जिसमें कहा गया कि आप बेंचेस बनाएंगे किस तरह से और उस पर सारे फुल कोर्ट बुलाएं, तो उन सब को अगर इकट्ठा कर लें तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने ये बेंच बना के मिसकंडक्ट किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सर बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने मिसकंडक्ट किया। जी, आपके पास इसके लिए कोई कानूनी रास्ता है? मिसकंडक्ट चीफ जस्टिस को मैंने बताया आपको कानूनी रास्ता ये है कि कोई भी शहरी अगर चाहे, आप भी चाहें, तो ये जो बातें मैंने की हैं ये लिख के आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टेकअप तब करेगी कि अगर सीजे उसको भेजेंगे, सीजे नहीं भेजेंगे तो नहीं टेकअप। नहीं, ऐसी तो बात कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखी ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि अगर किसी भी मेंबर के खिलाफ आएगा, किसी ऐसे शख्स के खिलाफ आएगा जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है, तो वो तो उसमें बैठ ही नहीं सकता। आप कहते हैं कि अगर सीजे के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगी तो सीजे साहब खुद उसमें नहीं बैठ सकेंगे, बंदियाल साहब नहीं बैठ सकते, इनिशिएट भी नहीं कर सकते। इनिशिएट तो फिर कोई नेक्स्ट सीनियर जज करेंगे ना। जी, तो क्या आप इस रास्ते को अपनाने का इरादा रखते हैं? नहीं, मुझे तो सच, मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपना रहा हूँ। कोई भी अगर ये अपनाना चाहे तो ये एक कानूनी रास्ता होगा। जो हुकूमत की जानिब से 8 जजेस के ऊपर इतराज़ात हैं वो बड़े सख्त अल्फाज में, कैमरे के ऊपर तो शायद वो सारे लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप प्राइवेटली उनसे पूछें तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी शदीद नौयत के हैं। इसकी क्या वजूहत है? आधी से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतराज़ तो जायज़ नहीं बनता। किसी एक मुज़ाहिर अली अकबर पे आप करते थे, इजाज़ुल एहसन पे आप करते थे तो हम सुन लेते थे, लेकिन 8 जजेस पे इतराज़ तो कोई सुनने वाली बात नहीं है।
हाँ, मैं आपको बता देता हूँ हुकूमत का क्या एतराज़ है। मैं उससे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन एतराज़ मैं आपको बता देता हूँ। चीफ जस्टिस पे तो मैंने बता दिया कि एतराज़ क्यों है, और मज़ाहिर नकवी साहब और इजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर साहब तक भी आप एग्री करते हैं। अब जो बाकी जो 3-4 रह गए, ये वो हैं जो कि कुछ आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट्स हुई थी हाई कोर्ट से इनटू सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब जो है इन वे जजेस इन देयर ओन कॉज बन जाते हैं, सबका आपस में एक ग्रुपिंग हो चुकी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लॉपसाइडेड जो बेंच बना है ये बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। दोनों साइडों से लेते 3 जजेस उधर से लेते, 3 इधर से लेते, पूरी बहस होती, पता चल जाता, हर चीज सामने आ जाती, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता। इरफान साहब, आप तो बेसिकली मोहर लगा रहे हैं इस बात के ऊपर कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट 7-8 में तकसीम हो चुकी है। ये आप कह रहे हैं कि 3 उधर से ले लेते। मैं नहीं मोहर लगा रहा, मैंने तो आर्गुमेंट्स जब किए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मैंने चीफ जस्टिस को कहा था कि आपके अंदर एक इंटरनल रिफ्ट है, आप इसको सॉर्ट आउट करें। चीफ जस्टिस साहब ने मेरी बात मानी थी, और अगर ना मानते तो ये जवाब ना देते। उन्होंने मानी और उन्होंने कहा कि मैंने फायज ईसा साहब से भी मुलाकात की है, मैंने मंसूर अली शाह साहब से भी की है, मैं मुलाकात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जब आप मुलाकात कर रहे हैं तो पहले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें, फिर इन केसेस को टेक अप करें। उसके बावजूद बजाय इसके कि उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते, ये वन साइडेड फैसले जो है वो करना चाह रहे हैं। सदर साहब से अभी 10 रोज की मुद्दत पूरी नहीं हुई, उससे पहले बेंच बन गया। ये थोड़ा सा अनयूजुअल हुआ है या ठीक है अकॉर्डिंग टू द लॉ है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है, वायलेशन है लॉ की। मैंने आपको कहा है ना कि 10 जजेस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि लेजिस्लेशन को आप सस्पेंड नहीं कर सकते, और ये तो अभी लेजिस्लेशन भी नहीं है, तो इसको कैसे आप इस पे बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ये ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट है। 13 के बाद 14 पे भी आ जाए सर। 14 को उन्होंने नोटिस सर्व किए हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस को, स्टेट बैंक को, अटॉर्नी जनरल को उन्होंने बुलाया है, और जो एक पैरा लिखा हुआ है जहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि डिफाइंस इसकी सज़ा क्या है, वो बड़ा क्लियरली नज़र आता है कि डिफाइंस से वो किसको टारगेट कर सकते हैं। पूरी कैबिनेट को भी कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली बुलाकर उनको भी कॉन्टेम्प्ट में सज़ा भी दे सकते हैं। तो 14 वाला दिन भी एक नया इम्तहान शुरू होगा हुकूमत का। देखें नदीम मलिक साहब, मैं इस वक्त हुकूमत की जो कानूनी टीम है उसका मैं हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं उसका हिस्सा होता इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि ये जो जजेस हैं, ये जो 3 जजेस हैं जो ये बुला रहे हैं सेक्रेटरी फाइनेंस को या गवर्नर स्टेट बैंक को, ये नहीं बुला सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कह दिया है कि ये फैसला जो अर्लियर जो इसी की जो कंटिन्यूएशन में जो प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, तो वो 4-3 से फैसला हो चुका है। तो इसलिए बाद में 3 बेंच बना के इसको सुनना, ये सब एक इलीगल सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर ये सारी इमारत उन्होंने खड़ी की हुई है 3 जजेस ने। सर लड़ाई है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसका सीधा हल है, क्योंकि ये ना आप मानेंगे ना सुप्रीम कोर्ट मानेंगे। चीफ जस्टिस कहेंगे उनका हुकूमत नहीं है। प्लीज मुझे मौका दें, ये इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट एक गलत चीज कर रही है, उनको मान जाना चाहिए। क्योंकि मुझे आप एक तरफ कर दें, मेरी राय मत माने, उन 4 जजेस की तो मान लें जो कह रहे हैं कि ये 4:3 है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लड़ाई है, मेरी तो लड़ाई नहीं है, या आपकी तो लड़ाई नहीं है सर। या तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरनली इसको तय कर लेते हैं 4-3। एक सेकंड, 4 जजेस नदीम मलिक साहब कह रहे हैं 4-3 और 3 कह रहे हैं 3-2। इन दोनों को इकट्ठा रख के आप खुद फैसला कर लें। आप अपनी बात ना करें, मेरी भी ना करें, आप फैसला कर लें। सर अगर मैंने उन जजेस के नोट्स पढ़ के देखूं तो अतर निल्ला, मंसूर अली शाह, या अफरीदी, जस्टिस मंदोखेल, जो कुछ वो लिख रहे हैं तो वो पढ़ के तो आपकी बात में वज़न है। लेकिन फिर अगर वो उनकी बात में वज़न है तो सुप्रीम कोर्ट अंदर बैठ के एक इंटरनल मीटिंग कर लेती, फुल कोर्ट मीटिंग करती, उसमें रिजॉल्व कर लेती। जस्टिस अतर निल्ला ने तो ये भी लिख दिया था कि फुल कोर्ट मीटिंग में तय हुआ था कि ये 4-3 का फैसला है, तो बाद में वो फैसला तो अनाउंस नहीं हुआ। मैं तो अब मेरे इख्तियार में नहीं है कि किस चीज़ को मानना है। चीफ जस्टिस असर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी बात दुरुस्त है। कह रहे हैं नदीम मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। यही बात मैंने चीफ जस्टिस को भी कही थी, लेकिन वो अभी तक तो बज़िद लग रहे हैं, तो इसलिए इससे ज्यादा मैं खुद भी कुछ नहीं कह सकता। जो मैंने कहना था आपके साथ मैंने सारी बातें कर ली हैं जी। सर फिर एक लाइकलीहुड है जिससे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें। 97 में एक बहुत ही बुरा माहौल था, और फिर उस बुरे माहौल का अंजाम ये हुआ था कि जैसे सईदुज़्ज़मान ने एक अलहदा बेंच बना लिया था, 2 कॉज लिस्ट जारी हो गई थी। फिर इस हफ्ते या तो शहबाज साहब को कंटेम्प्ट जारी होगी, उस वक्त भी नवाज शरीफ को कंटेम्प्ट जारी हुई थी, तो या फिर दो बेंच बनेंगे, दोनों में से एक काम होने जा रहा है। इस दफा मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं कि सज्जाद अली शाह साहब जो थे ना, वो भी अपने जजेस के साथ बहुत ओवर बियरिंग हो चुके थे उस वक्त।
और इंटरनली सुप्रीम कोर्ट में बहुत रिजेंटमेंट थी उनके खिलाफ, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने वो बेंच बना के तो ये चीज़ की थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि अगर ये ज़्यादा इंतशार बढ़ा तो उससे फिर मुझे लगता है कि कोई और भी बड़े स्टेप्स भी हो सकते हैं पाकिस्तान में। वो क्या हो सकते हैं सर? आपको कोई मुदाखलत नज़र आती है किसी और इदारे से? मेरा मतलब है कि मुल्क को बचाने के लिए वो फिर अदारा क्या करेगा, आप बताएं ना, वो क्या करें बेचारे। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं फिर इस सूरत हाल के अंदर फिर वो इंटरवीन करेंगे, ये मैं आपको अभी ऑन एयर कह रहा हूँ। ये बदतरीन सूरत हाल होगी, खुशाइन नहीं होगी, अनवेलकम स्टेप होगा, लेकिन ये केओस आपको उस तरफ ले जाएगा। आपसे मैं एग्री करता हूँ, मुझे ऐसी सूरत हाल भी नजर आ रही है, और उसके लिए आपके पास यही 5-7 रोज हैं, कोई और सियासी रास्ता नहीं है आप लोगों के पास। ये मैं सियासी नहीं हूँ जी, मैं तो प्योर कानूनी हूँ। ये सियासतदानों को चाहिए कि अब अपना रास्ता ढूंढे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चाहिए कि कोई रास्ता निकालें। इरफान कादिर साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। अटॉर्नी जनरल और बहुत बड़े लॉ के एक्सपर्ट हैं, माने ताने, उनको जो चीज़ नज़र आ रही है मुझे मालूम नहीं है कि वो चीज़ हमारे सियासतदानों को क्यों नज़र नहीं आ रही। वो सीधे सीधे एक बात बता रहे हैं कि ये तनाव इंटरवेंशन की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आपको जब बचाना होगा मुल्क तो फिर कुछ ना कोई एक आएगा जो उस खला को पुर करेगा। क्या ये खुशाइन बात होगी? ये खुशाइन बात नहीं होगी। अगर कोई ये समझता है कि एक इदारे के अंदर ज़्यादा ताकत है, दूसरे में कम ताकत है, उसको लिटा लेगा तो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसकी रोशनी में फ़ैसले होने चाहिए, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इंतखाबात को आगे करने के लिए सियासी कुव्वतों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए थे, वो मुज़ाकरात करने पर आमादा नहीं है। ईगोज़ बहुत बड़ी हैं, और जब तक वो ईगोज़ नीचे नहीं आएंगी तो फिर ऐसे हादसात को आप कभी रूल आउट मत करिए, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल होगी। जो हमारे साथ प्रोग्राम में आज शुरका हैं, आबिद शेर अली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। आबिद शेर अली, आपसे आगाज़ करूँगा। क्या शहबाज शरीफ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कंटेम्प्ट लगवाने के लिए तैयार हैं? मलिक साहब बहुत शुक्रिया। मलिक साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है कि आप पार्लियामेंट को किसी खाते में नहीं लाते, ना कोई आप आइन को खाते में लाते हैं। जैसे इरफान कादिर साहब ने गुफ्तगू फरमाई कि जिस तरफ आप पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि फिर 500 रुपये का डॉलर करना है मुल्क को और मुश्किलात की तरफ धकेलना, तो धकेलें। पहले आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया, फिर नवाज शरीफ को त्यारा साजिश केस में मुल्क बदर कर दिया, फिर यूसर रज़ा गिलानी को निकाला, फिर नवाज शरीफ को निकाला। कि आप 22 करोड़ अवाम के हकूक़ पर कैसा डाका मार सकते हैं? ये कौन सी ऐसी तौहीन हो जाती है कि आप 22 करोड़ अवाम के इलेक्टेड वज़राए आज़म को एक कलम की जुम्बिश से घर भेज देते हैं और आपके गलत फ़ैसलों को पूछने वाला कोई नहीं है। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के ऊपर ख़ुद वो जज कह रहे हैं कि जी हमने गलत फ़ैसला हमसे उस वक्त के डिक्टेटर ने करवाया, तो मलिक साहब जो फिर तारीख़ भरी पड़ी है इन फ़ैसलों से, अगर ये अदारे अपनी अपनी डोमेन में नहीं रहेंगे। अब मुझे बताएं कि 73 का आइन क्या किसी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने पास किया था? ये सियासतदानों ने पाकिस्तान का आइन बनाया था मुतफ़िका तौर पर कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैलेंस रख कर आगे की तरफ लेकर जाया जाए। आज फिर उसी नहज पर दुश्मन को, इंडिया को, दूसरे ममालिक को पाकिस्तान के ऊपर ज़रबकारी करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं। अब हम अपने ही काफ़ी हैं, हम आपस में दुश्मनी में काफ़ी हैं, ऊपर से दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, ऊपर से ये जो तमाशा लगा हुआ है। मुझे बताएं मलिक साहब, जो अतर मिनुल्लाह साहब हैं काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के, उसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जहाँ पे ये भी 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना फ़ैसला दिया है। तो क्या वो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस थे जिन्होंने फ़ैसला दिया 4-3 का? आप उनकी मैं ना मानूं वाली बात है। लिहाजा मुल्क को तसादुम से बचाया जाए। मुल्क में आप मुझे बताएं कि इंतखाबात किस चीज़ के लिए होते हैं? मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इंतखाबात होते हैं। इंतखाबात 2 होते हैं, आज़ादाना और मुनसफ़ाना। मलिक साहब ये मैं आपको ज़ोर देकर कह रहा हूँ, आइन में लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि इंतखाबात आज़ादाना और मुनसफ़ाना हों। ये किस किस्म के आज़ादाना इंतखाब हैं कि आप नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक सिटिंग जज को मॉनिटरिंग जज लगा देते हैं और नवाज़ शरीफ को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाकर उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं।
मरियम नवाज शरीफ साहबा को आप गिरफ्तार कर देते हैं और हनीफ अब्बासी को रात के 12 बजे सजा दिलवा देते हैं। वो भी पाकिस्तान के आइन में क्या दर्ज है कि रात के 12 बजे आप किसी मुअज़्ज़ज़ जो रुकन कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना हो आप उसको सजा दे दें। और ऊपर से वक्त का चीफ जस्टिस, उस वक्त का चीफ जस्टिस फ़रौन, वो साकिब नसार, वो शेख रशीद के बाजू में बाजू डाल के कभी अस्पतालों का चक्कर लगा रहा है, कभी आपने क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है कि साहिबजादा साहब को भी शामिल कर ले। आज वाली सिचुएशन पे आ जाए। हमारी तारीख के अंदर ऐसे बहुत से स्याह वाक़यात हैं जिनको मलिक साहब एक सेकंड ले लें, एक सेकंड में लूंगा। मैंने आपको आज़ादाना मुनसफाना इंतखाबात के हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा इंतखाबात जीती और अल्लाह के फजल करम से मैदान में रहकर जीती, लेकिन ये इंतखाबात जो मुल्क में कत्ल गारत और मैं ना मानू वाले हो और एक बंदे की ज़िद को पूरा करने वाला हो तो वो तसादम की तरफ और पाकिस्तान की तबाही के रास्ते का तयन करेगा। लिहाजा पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन से कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो लेजिस्लेशन में रोक सके। जब लेजिस्लेशन हो ठीक है तो साहिबजादा साहब से पूछें। साहिबजादा साहब, जो अभी इरफान कादर साहब ने तज्जिया पेश किया, अगर टकराव की ये कैफियत हो कि पार्लियामान कहे कि मेरा कानून बाला है और सुप्रीम कोर्ट कहे नहीं मेरा ऑर्डर बाला है, और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज कहें कि उनका हुक्म दुरुस्त है और बाकी 4 जज कहें कि उनका हुक्म दुरुस्त है, तो इससे ज़्यादा अनारकी की कैफियत आपको कभी नज़र नहीं आई होगी जिससे हम अभी गुजर रहे हैं। तो फिर उनका खदशा कि कोई इंटरवेंशन हो सकती है, मुदाखलत हो सकती है गैर जमहूरी गैर आइनी, तो ये ख़तरे को आप लोगों को भांपना चाहिए। ये मुझे लगता नहीं है कि आप लोग इस ख़तरे को एंटिसिपेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। अव्वलन तो मुझे आज बड़ा दुख हुआ। मेरा बड़ी एहतराम है इरफान कादर साहब के लिए, और उन जैसा इतना मैच्योर और इतना बड़ा लॉयर जो है उसने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मिसकंडक्ट किए और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये गैर मौजू है। देखें नदीम मलिक साहब, मैंने एक बात के ऊपर मैं बड़ा ब्लैक एंड वाइट क्लियर हूँ कि इसी बेंच ने इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, इसी बेंच ने मौजूदा चीफ जस्टिस की सरबराही में ही कासिम सूरी की रूलिंग को ओवरटर्न करके तो तहरीक एतमाद पेश करने की इजाज़त दी थी। उस वक़्त हमारे तमाम PDN के सरबराहान जो हैं उनके बयानात आप निकाल लें, उनके नज़दीक ये उस वक़्त आइन कानून के हवाले से दुनिया के सबसे बड़े प्रिंसिपल जजेस थे। आज अगर उनकी राय 90 दिन के हवाला से इनसे मुतसादिम है तो आज वो खाइन भी हो गए हैं, आज वो बददियानत भी हो गए हैं, आज उनकी मेलाफाइड प्रैक्टिस भी हो गई है, उनकी इंटेंशन भी मेलाफाइड हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि इदारों के दरमियान इख्तलाफ राय होता रहता है, अगरचे ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि इस तरीके से आवाम के सामने मंजर आम के ऊपर आए, बट आई बिलीव कि पार्लियामेंट का काम नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर मुदाखलत करे और उनको बताए कि आप में से सही और गलत कौन है। ना ही सुप्रीम कोर्ट का ये काम है, ना ही पाकिस्तान के किसी और इदारे का को काम है। जो पार्लियामान ने कानून पास किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स जो कल टेकअप कर रहा है 8 रुकनी बेंच, क्या वो पार्लियामान कानून बनाने के लिए अहल नहीं है? क्योंकि कानून साजी तो पार्लियामान ही करती है। जी बिल्कुल, पार्लियामान अहल है और जाहिर है पार्लियामान नहीं करनी और कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर अभी कल का इंतज़ार तो करें। हो सकता है वो बेंच ये कहे कि पहले इसे कानून बन लेने दें, अभी आप 20 तारीख तक इंतज़ार करें, 20 तारीख के बाद अगर ये कानून बन जाता है तो फिर हम इसे देखेंगे। और देखें अदालत का काम क्या है, अदालत लेकिन यहाँ एक सवाल है मेरा आपसे साहिबजादा साहब, अगर उन्होंने कल 8 रुकनी बेंच ने जिनके पास पेंडेंसी ऑफ केसेस हज़ारों की तादाद में है, अगर कल बैठ के उन्होंने ये कहना है 20 का इंतज़ार करें तो वैसे ही 20 का इंतज़ार करते, फिर उन्हें सब्र करना चाहिए था। अभी वो लॉ बना नहीं है, लॉ बनने का इंतज़ार करते हैं तो उसे टेकअप करते हैं ना, पहले से क्यों बेंच बना? ये तो मैं थोड़ा सा इस पर तशवीश है मेरी। इसमें सिर्फ नदीम भाई इसमें सिर्फ 7-8 दिन है। देखें अदालत ने ही ये देखना होता है सर बेंच पहले क्यों बने सर, और वो भी 8 रुकनी बेंच क्यों बने? क्या उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए था कि 10 रोज की मुद्दत सदर साहब के पास पूरी हो जाती? सर ये तो देखें बेंच के अंदर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हमारे भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो भी जुडिशरी फैसला करेगी आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात होगा? मेरे नज़दीक अगर आप मेरे से पूछें, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आइडियल तरीका का
जिस तरीके से सुओ मोटो के ऊपर एक अपील का हक दिया जा रहा है, और उसके अंदर देखें, मैं इसके ऊपर, मैं सुओ मोटो का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर आप इस किस्म की को आइन साजी करना चाहते हैं, को कवानीन बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप एक मुश्तरका कमेटी बनाएं। मुश्तरका कमेटी बना के पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान के पार्लिमान के नुमाइंदगान को बैठ के एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो, और ये इजीली हो सकता है। बट अगर आप एक मेलाफाइड इंटेंशन के जरिए किसी इदारे के स्पेसिफिक पर्सन को हिट करने की कोशिश करेंगे तो फिर इस किस्म का डिसऑर्डर आएगा। मैं एक और बात नदीम भाई करना चाहता हूँ। अभी देखिए दहशतगर्दी चूंकि पाकिस्तान के अंदर डिसऑर्डर का नतीजा आपको पता है कि क्या होगा? दहशतगर्दी नहीं है सर। आपको इस डिसऑर्डर का नतीजा हमने भुगता हुआ है। ये मेरा भाई आबद शेर अली साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने, मेरे वालिद ने मुशर्रफ की आमरीत भुगती हुई है, उससे पहले जनरल ज़िया की आमरीत हम लोग 12 अक्टूबर 99 ना भूले ना सर, इट्स रिटन ऑन द वॉल। 12 अक्टूबर 99 को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो सर नहीं, कोई भी नहीं भूलता, सियासतदान कोई भी इस किस्म के किसी भी स्टेप को नहीं भूलता, वो इस साइड से हो या वो उस साइड से हो, और ये किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होता। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, देखें इमरान खान साहब ने उस दिन तकरीर की, मैं उस वक्त ज़मान पार्क था, हमारी उनके साथ बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन हुई। उन्होंने ये कहा कि यार मैं अपना जो मैनिफेस्टो वो मैं दे रहा हूँ, अगर हुकूमत के पास कोई ज़्यादा बेहतर हल है कि अक्टूबर तक मईशत को हम चला के हम इंतखाबात कंडक्ट करवा सकते हैं तो आए आके टेबल के ऊपर बैठे। मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी ऑफर थी इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर पीडीएम के रीजनेबल और मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस की बजाय वो अगेन वो हॉक्स वाली बात आ जाती है, वो मैदान में आए और उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखें, एक आदमी अगर आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहा है, आप उसकी इंटेंशन को जरा साइड पे कर देना, क्योंकि नीयतों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। आपको, मुझे, हम में से किसी को ये इख्तियार नहीं है कि हम दूसरे की नीयतों को परखते फिरें कि इसकी नीयत सही है या इसकी नीयत गलत है, लेकिन इतना मार्जिन तो दें कि एक आदमी ने यह बात कही है कि आप अक्टूबर तक मैं इंतखाबात के लिए जाने के लिए तैयार हूं, आए बैठें, आप अपना जो पेपर वर्क है वो टेबल के ऊपर रखें, कमेटी बनाते हैं, लेकिन उसकी तरफ से हुकूमत की तरफ से कोई भी हमारा सियासतदान, और यही सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इस पे मजीद बात करें। वेलकम बैक। मारूफ कानूनदान हामिद खान हमारे साथ हैं। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हामिद साहब, आपसे मैंने आज से चंद माह पहले वो सवाल उठाया था कि सीनियर मोस्ट जजेस बेंच में क्यों शामिल नहीं है, तो आपने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का नाम लेके यहाँ पे इसी प्रोग्राम में सवाल उठाया था कि वो क्यों बेंच में शामिल नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं बनाए जा रहे, आपने यहीं इसी प्रोग्राम में सवाल उठाया था। अब एक और तकसीम हमारे सामने है कि वो सीनियर मोस्ट जज फ़ाइज़ ईसा बेंच का हिस्सा नहीं है, और जो 4 जज सीनियर मोस्ट बाकी आते हैं वो भी हिस्सा नहीं है। तो एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। ये क्या जाहिर कर रही है? बेंच, सुप्रीम कोर्ट इस वक्त 7 और 8 की तकसीम करके 2 हिस्सों में बंट चुकी है, ये क्या हो गया? देखिए, नजर यही आ रहा है, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है, कि इस किस्म की तकसीम नहीं होनी चाहिए आपस में। और इतने अहम जो केसेस हैं, जिस तरह का के कल से शुरू होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर और प्रैक्टिस के कानून के मुताबिक है, वहाँ पर सीनियर दोनों जजेस को होना चाहिए था। यानी जो नंबर 2 पे है, यानी सीनियर प्रीमियर जज जो है काजी साहब, और सरदार तारक साहब जो है उनसे नेक्स्ट सीनियर जज है। तो उन दोनों का इसमें शामिल होना मैं समझता हूँ कि मुनासिब होता कि अगर उन दोनों को शामिल किया गया होता। तो सर ये, लेकिन जो मुख्तलिफ सियासी हल्कों से पूछें तो वो कहते हैं कि अगर बेंच की तश्कील, माजरत के साथ बसद एहतराम सुप्रीम कोर्ट से, वो कहते हैं ये 7-8 की तकसीम है जो आपको बेंच में नज़र आ गई है। ये बात, आप कानूनदान है, आपके लिए तशवीश का बायस नहीं है कि इस वक्त बड़ा क्लियर स्प्लिट हो गया, लाइन ड्रॉ हो गई है? जी, बहुत अफसोस की बात है, और बल्कि तकलीफ की बात है हम वकला के लिए, और जो भी लोग एसोसिएटेड है हमारे जुडिशल सिस्टम के साथ, कि इस किस्म की तकसीम होनी नहीं चाहिए, और इस तकसीम को हर तरह से दूर करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो चीफ जस्टिस की होती है, क्योंकि वो लीडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, और फिर उसके बाद दूसरा जिम्मेदारी जो है सीनियर प्रीमियर जज यानी काजी साहब की है। सर काजी साहब ने एक 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया था 2-1 से, उसको इन्होंने एक सर्कुलर से ख़त्म कर दिया, फिर सर्कुलर से ख़त्म करके अभी वो फैसला एडजुडिकेट होना भी बाकी था, उसके ऊपर 6 रुकनी बेंच बनाया, उसने उसको फैसले को उठा के बाहर फेंक दिया। क्या ये तरीका दुरुस्त था?
मैं नहीं समझता कि इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इससे मामला बहुत बिगड़ जाते हैं। क्योंकि यही मामला जो 1997 में जब हुए थे, एक बेंच कुछ फैसला करता था, दूसरा उसको सस्पेंड कर देता था, उससे बड़ी ही एक जो है बुरानी सूरत हाल पैदा हुई थी। तो मैं ये समझ रहा था कि शायद कुछ मामला आपस में बेहतर सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कल की खबर ये है कि बंदियाल साहब की और कारी साहब की मुलाकात हुई है, जो कि मैं समझता हूं कि अच्छी खुशाइंद बात है। अब उसके ऊपर कुछ अमल दरामद भी होना चाहिए कि कौन देखना चाहती है कि अदलिया जो है और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपस में मुत्तहिद है। सर लेकिन आपको 97 वाली आपने मिसाल दी है, तो एक उसकी मिसाल तो हमें ये फाइज ईसा वाले केस में नज़र आई कि 2-1 के फैसले को 6 रुकनी बेंच, पहले सर्कुलर और फिर 6 रुकनी बेंच बना के उन्होंने ख़त्म कर दिया उस फैसले को। दूसरी उसकी मिसाल जो है जिसका खदशा है, अगर फाइज ईसा साहब एक बड़ा बेंच बना के जैसे सईद उस्मान सिद्दीकी की तरह एक नया फ़ैसला दे देते हैं और एक तरफ सीजे बैठ के एक फ़ैसला दे देते हैं, तो फिर क्या बनेगा पाकिस्तान का और इस इदारे का क्या बनेगा? इन्हीं चीज़ों से तो बड़ी तशवीश हो रही है इस वक्त। ये जिस तरफ मामला जा रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ आज के बेंच बनाने से नज़र आई है कि ये एक क्लियर मैसेज है चीफ जस्टिस का कि उनके साथ मेजॉरिटी है, लिहाजा ये सजाद अली शाह नहीं है, क्योंकि सजाद अली शाह के साथ सिर्फ 4 जज रह गए थे, 5 जजेस यानी बशमूल सजाद अली शाह, और दूसरी तरफ 10 जजेस का एक बेंच बन गया था जिसको सईद उस्मान सिद्दीकी साहब हेड कर रहे थे। तो उस सूरत में तो चीफ जस्टिस काफ़ी कमज़ोर हो गए थे उस वक्त। ये सूरत हाल आज नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जब बराबर की तकसीम हो तो मामला ज़्यादा बिगड़ने का ख़तरा होता है। हर सूरत ये बहुत तशवीशनाक है। मैं उम्मीद करूँगा कि इस मामले को दोनों सीनियर जजेस, चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूरी जज मिल के आपस में किसी तरह रिजॉल्व करें। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, जो पहले 4 जजेस ने आरा दी थी जैसे सतर नीला या अफरीदी, जस्टिस मंदो खेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो 4-3 का फैसला कहते हैं। अब 4-3 माना जाए या ना माना जाए? नहीं जी, 4-3 तो है ही नहीं। देखिए ना, वो तो ऐसी बात है जो हमारे लिए बड़ी गैर मामूली सी है, क्योंकि बेंच जो आखिर में बना था वो 5 रुकनी बेंच था। 9 रुकनी बेंच शुरू में बना, उसमें से उन 9 जजेस ने उस ऑर्डर पे साइन किए हुए हैं। ठीक है, उसमें कुछ एतराज़ात या आफरीदी साहब ने भी लिए थे, कुछ अजहर मिल्ला साहब ने भी लिया था, और जो 2 जजेस थे उन्होंने इतराज़ को सामने रखते हुए रिक्यूज कर दिया था। अब ये बात उस वक्त चीफ जस्टिस को सारे 9 जजेस ने कहा था कि ठीक है आप बना दें बेंच। अब उस 9 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक फिर एक बेंच बना दिया 5 रुकनी चीफ जस्टिस ने, जिसने उसकी समाअत की फाइनल, और उसी ने फैसला कर दिया था 3-2 से। लिहाजा 4-3 का तो कोई बेंच कभी मार्ज़े वजूद में नहीं आया जिसकी तादाद 7 जजेस पे मुश्तमिल हो। पहले 9 थी, फिर कम हो गए 5 हो गई, तो 4-3 का तो फैसला मुमकिन ही नहीं है। कब 7 का तो बेंच ही नहीं था। सर एक और सवाल आपसे चलते चलते अगर पूछ लूँ, क्या शहबाज शरीफ साहब को इलेक्शन वाला जो मामला है उसमें फंड्स ना देने पे या सिक्योरिटी ना देने पे उसके ऊपर कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ सकता है? इम्कान है। तो ये तनाव में इजाफा करेगा या ख़त्म करेगा? इससे देखिए ना, बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह से नज़रअंदाज किया जाएगा तो ये भी किसी सूरत काबिले बर्दाश्त नहीं है। इस तरह से हमारे जो है आइन पर अमल दरामद नहीं होगा। वरना अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि जी हाँ इलेक्शन कराने, और वो गवर्नमेंट को कहे कि फंड्स मुहैया करो, और वो फंड्स मुहैया ना किए जाए, हुकूमत जो है हुकूमत उड़ी करे, तो इस तरह से तो एक ग्रिड लॉक ऐसा पैदा होगा जो आपस में, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने का इम्कान है। लिहाजा ये जो गवर्नमेंट का अमल है कि वो फंड्स मुहैया नहीं कर रहे इलेक्शन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद, ये बात तशवीशनाक है। उन्हें चाहिए था कि हुक्म पर अमल दरामद करते। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आप 8 जजेस के ऊपर आपका इतराज़ क्यों है?
देखें, हमारे ख़िलाफ़ तो नदीम मलिक साहब मियां नवाज शरीफ साहब के केस में हमारे ख़िलाफ़ तो फैसले ही आते हैं। हमें तो कभी इन्होंने सुना भी नहीं है, ना हमारे वकला को पिछली मरतबा सुना गया। तो ये जो लहजा इख्तियार करते हैं हमारे वकला के साथ, तो वो तो हम तो पिछले 6 सालों से विक्टिमाइजेशन का शिकार हैं और मज़ीद होंगे। ये हामिद ख़ान साहब का भी आप बात कर रहे थे, तो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मैं उनको गुजारिश करता चलूँ कि आप जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब का नोट पढ़ लें। उन्होंने लिखा जी कि हम तो बैंक से कभी लैदा ही नहीं हुए, हमसे तो इस इशू पे बात ही नहीं हुई है। मैं नहीं कह रहा, वो मुअज़्ज़ज़ जो जज हैं वो कह रहे हैं। तो खान साहब को इन चीज़ों को गौर से पढ़ना चाहिए था कि देखें, जो तकसीम है, आप पार्लियामेंट के ऊपर ज़रबकारी कर रहे हैं। क्या इमरान खान को मैंने कहा था मलिक साहब असम्बली तोड़े केपी और पंजाब की, अगर उसमें उसकी मेजॉरिटी थी तो उसको क्या ज़रूरत थी ये काम फसाद पैदा करने के लिए। तो लिहाजा अभी डिलिमिटेशंस होनी है, नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन होना है। ये जो अभी सेंसस का वो जो रिपोर्ट सबमिट होगी, ये आइनी तौर पर ये बाइंडिंग हो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो कानून के मुताबिक वो डिलिमिटेशन के मामलात को नाफिज करे। तो वो तो वैसे ही जो भी इलेक्शंस कराएंगे वो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे हो जाएंगे। जो आप बार बार फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को और कैबिनेट को आप निशाने पे रख रहे हैं, तो मेरी बात सुने नदीम मलिक साहब, हमने कवानीन बनाए हैं और जो इन कैमरा इन्होंने दी है ब्रीफिंग चीफ जस्टिस साहब को, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने जो सिक्योरिटी के हवाले से, वो भी पब्लिक कर दें फिर कि क्या उन्होंने कह दिया। अब जो मुल्क के मामला जिस तरफ चल रहे हैं, देखें, एक तरफ सैलाब आता है, पैसे नहीं है, आपका प्राइम मिनिस्टर दिन रात एक करके डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाता है, पाकिस्तान के मसाइल हल करता है। पाकिस्तान में महंगाई का साहब सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है जितनी 2008 में या 2013 में थी। ये एक्सक्यूज काफ़ी नहीं है, ये दुरुस्त एक्सक्यूज नहीं है। इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल थी जब इंतखाबात हुए थे। मलिक साहब, उससे भी वर्स्ट है, आपके पास $1 बिलियन नहीं मौजूद होता कि आप अपने मामलात को अच्छे तरीके से टेकअप कर लें। ये आपको भी पता है, वर्ल्ड बैंक के साथ जो मुआहिदा किया, मुआहिदा भी इमरान खान ने किया और जाने से पहले बैकआउट भी इमरान खान कर गया ताकि पाकिस्तान को खड्ड में फेंक दे। मेरे भाई साहबजादा साहब बैठे, इनके वालिद साहब हमारे बड़े कुलीग थे, मोहसिन थे। मैं आज भी उनकी इज़्ज़त एहतराम करता हूँ। वो मेरे साथ रुकने कौमी असम्बली रहे, मुस्लिम लीग नून की वो जान दे। तो साहबजादा साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे ये हमने तो ये बार बार हमें ताना देते हैं बेंचों का, हमें जो ये याद दहानी कराते हैं, या मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान को इंतशार की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। इंतखाबात पाकिस्तान की मुआशत को मुस्तहकम करने के लिए साहबजादा साहब करवाने हैं, ना कि पाकिस्तान में इंतशार के लिए। आप मुझे बताएं कि कैसे पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पे आप डिलिमिटेशन, आप जब हल्का बंदियों के बगैर मर्दमशुमारी जो उसकी रिपोर्ट आ गई उसके बगैर आप कैसे जा सकते हैं। हमारे खिलाफ तो बार बार इन्हीं मुअज़्ज़ज़ अदालतों में कई हमारे जजेस हैं, हमें उन पर एतराज़ है। उनको मर्दमशुमारी अभी जारी है, अभी उसके रिजल्ट्स नोटिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद ये इम्प्लीकेशन आएगी साहबजादा साहब। लेकिन ये मसला टेढ़ा है, जो इसका हल था, जहाँ पे हमने पहले आपका जवाब अधूरा रह गया, फिर उससे शुरू करिए कि यहाँ सियासी एक डायलॉग चाहिए। यहाँ नहीं तो एक दूसरे प्लेयर्स को मुदाखलत करनी पड़ेगी। जितनी बड़ी तकसीम और जितनी बड़ी वो लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, पॉलिटिकल डायलॉग हल है, अदरवाइज़ कोई हल नहीं है। देखिए नदीम साहब, सबसे पहले तो मैं अभी आबद शेर अली साहब और चूँकि इनके वालिद के साथ भी हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा और मैं आज भी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। आबद शेर अली एक बड़ा पॉलिटिकल जनमन वर्कर है, बाज़ औक़ात सख्त बात कर जाते हैं, उसके ऊपर हम एक दूसरे से नोक-झोंक भी कर लेते हैं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह गिवन वो जो अखलाकी पैराया है उसके अंदर रहते हैं। मैं इनका एहतराम भी करता हूँ और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे वालिद साहब के हवाले से नेक जज्बात का इज़हार किया। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ सर, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
अंदर जिस वक्त लिखा गया कि जब आप असम्बली डिज़ोल्व करेंगे तो विद इन 90 डेज़ इलेक्शन कंडक्ट करवाना है आपने, तो इट इज़ ब्लैक एंड वाइट क्लियर। अगर हम अतर मिनल्ला साहब का इख्तलाफी नोट की भी हम बात करते हैं तो वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर है। जस्टिस मंदोखेल साहब या अतर मिनल्ला साहब या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका इख्तलाफ राय इस बात के ऊपर है कि या तो ये मामला हाई कोर्ट में जाना चाहिए या थ्रू सुओ मोटो इसको टेकअप नहीं करना चाहिए था। मंसूर अली शाह साहब, अपना अतर मिनल्ला साहब ने तो अपने नोट में ये भी लिखा है कि विद इन 90 डेज़ इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए। मैं उसके ऊपर इस राय का हामी हूँ। मेरे नज़दीक ये चीज़ है कि आप हर साइड से जो खुदकुश बम्बार हैं इनको बाहर करें और जो मैच्योर्ड सीजनड लोग हैं उनको बिठाएं और वो बिठा के आपस के अंदर बातचीत करें। देखिए नदीम भाई, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपना असर खो देती हैं। मसलन कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है और ये कहा जाता है कि जी हमने एक ऑपरेशन शुरू करना है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। बहुत अच्छी बात, हालांकि मेरी उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। 5 साल वो तालिबान दहशत गर्द होते हैं, फिर वो 2 साल पाकिस्तान के मुहिब वतन हो जाते हैं, वो उस 5 साल में वो हमारी लाशें गिराते हैं, हमारे बंदे मारते हैं, फिर 5 साल बाद हमें नहीं पता लगता कि अब ये मुहिब वतन हो गए हैं तो हमने क्या करना है, फिर पता लगता है कि अब ये दोबारा पाकिस्तान के एंटाई हो गए हैं और मुखालिफ हो गए हैं। लेकिन अगर दिन के वक्त ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास एलामिया आता है और मैं अपने सिक्योरिटी इदारे अगर वो ऑपरेशन करना चाहते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा वेदर आई लाइक इट और नॉट। फाइनल वर्डिक्ट मुझे उनकी लेनी है। लेकिन उसी दिन शाम को अगर पाकिस्तान की चंद कलअदम जमातों के नुमाइंदगान को, जिनकी राना सनाउल्लाह साहब के साथ वाबस्तगी मोहब्बत कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, वो कलअदम जमातों के नुमाइंदगान बैठ कर ये बात करनी शुरू कर देंगे कि फ़लाना बाहर निकला, हम 313, तो हम 313 के मुनकर तो नहीं हैं, 313 के मानने वाले तो हम भी हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है, ये टांगे तोड़ना, बाजू तोड़ देना, ये मार देंगे, ये जला देंगे, ये गिरा देंगे, इससे पीछे होके अगर हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा बात की जाती है। और मैं समझता था एक स्टेज आई थी जब इमरान खान साहब ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने दोनों ने एक अच्छी बात की थी, लेकिन उस स्टेज के ऊपर दोनों साइड की जो मैच्योर्ड लीडरशिप है उसने आगे बढ़ने की बजाय उस मैच्योर्ड लीडरशिप के आगे आने से पहले हॉक्स आगे आए, दोनों साइडों से एक दूसरे के ऊपर तंज के तीर बरसाए गए और वो फिजा जो है मस्बत ना हो सकी। पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे, उनका पाकिस्तान के अंदर हमेशा एक रोल रहा है। मैं आज भी इस चीज़ का हामी हूँ कि जब आपस में तफरीक इस हद तक बढ़ जाए, आपस में अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ जाए, तो कम अज़ कम टेबल के ऊपर बिठाने की हद तक तो वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जो कि उन्हें करना चाहिए। और ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ नहीं है, वो भले दरमियान में ना बैठें, वो दरमियान में बैठ के अपनी डिक्टेशन अगर ये मुज़ाकरा नहीं करेंगे पॉलिटिकल लीडर्स, तो ये समझ लीजिए कि इनके अंदर सियासी बसीरत नाम की चीज़ नहीं है। अगर मौजूदा हालात में भी अगर ये पॉलिटिकल लीडर्स आपस में सर जोड़ के नहीं ना बैठे साहिबजादा साहब, तो आप समझ लीजिए कि इनमें हिकमत और दनाई की शदीद कमी है। जो चीज़ें हमें बैठ के जर्नलिस्टों को नज़र आ रही हैं, अगर ये सियासी जमातों के सरबराहों को नज़र नहीं आती तो फिर वो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है। सर मैं आपको अर्ज़ करूँ, हम उस दिन ज़ुबान पाक थे, मैं इमरान खान साहब बहुत सारे लोगों को डिसलाइक होंगे और उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ भी होगा और एक हर एक का हक़ है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि उस दिन खान साहब ने ये कहा कि अगर हुकूमत इलेक्शन के थोड़ा आगे करने के हवाला से उनके पास प्रॉपर रोड मैप है तो मैं उसके ऊपर चलने के लिए तैयार हूँ। सर सिर्फ 7, 8, 9 लोग वहाँ पर बैठे थे, वगरना वो ये ना कहता। मसला सिर्फ ये है मेरा ज़ाती, और हमें एक दूसरे के अंदर मुदाखलत से इनकार करना चाहिए। नदीम साहब मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर जजेस 8 हैं या 7 हैं, ये उनका इंटरनल अफेयर है। देखें, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया, मुझे पसंद आए या ना आए, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे वहाँ की अदालत के फैसले का एहतराम करना है, अपनी इख्तलाफ राय को विद इन द लिमिट्स रहते हुए। जो गुफ्तगू हमारे अब्बासी साहब ने की या किसी भी शख्स ने, मैं कहता हूँ अगर किसी ने काजी फायज ईसा साहब के बारे में एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की है तो उसने भी बड़ी गंदी हरकत की है, और अगर किसी ने चीफ जस्टिस के बारे में इस्तेमाल किया तो उसने भी बड़ी गंदी हरकत की है। कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, उसके ऊपर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी नहीं चाहिए थी, उसको माफ़ कर देना चाहिए था, उसने माफ़ी भी मांग ली। अच्छा, और उसमें से नदीम भाई मैं सिर्फ एक बात आपको छोटी सी 30 सेकंड्स, अगर 72 घंटे के लिए पाकिस्तान के ये जो हमारे सो कॉल्ड एरिस्टोटल्स बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर फ्रॉम बोथ साइड्स, और हमारे टीवी हाउसेस बड़े बड़े जो हैं, अगर ये 72 आवर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के मामलात में अपनी राय
देना बंद कर दें तो मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ ये जजेस बैठ के मसला हल कर लेंगे। हमको मसला हल होने की जानिब जाता भी है तो आप उसके बाद देखें एक प्रोग्राम्स की लाइन है जिसके अंदर कहा जाता है वो अपनी बात से पीछे हो गया, वो गद्दारी के जुमरे में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये काम नहीं है कि वो टीवी चैनल के टिकर पढ़कर तो उसके ऊपर रिएक्शन दें, ये उनका काम नहीं है। मैं एक दिन पहले सर लेकिन वो इंसान है, टीवी तो देखते हैं ना, उनकी फैमिलीज हैं, वो उनको बताती तो हैं। ताहिरा अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, मारूफ सोशल एक्टिविस्ट हैं। अभी मुझे प्रोग्राम में उनका मैसेज मौसूल हुआ तो मैंने कहा उन्हीं से दरख्वास्त कर लेते हैं कि वो अपनी राय खुद पहुंचा दें। ताहिरा बीबी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। आपको बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ है, एक सोशल एक्टिविस्ट जो इंसानी हकूक़ की खातिर सड़कों पर होती है उसको बेंच की तश्कील पर एतराज़ हुआ है, मुझे समझ नहीं आई, वज़ाहत करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हालात बहुत गंभीर हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं, मुल्क एक क्राइसिस में से गुजर रहा है, तो फिर एक चीज होती है अदल और इंसाफ का होना और करना और दूसरी चीज होती है कि नजर आना। तो अगर आपके ख्याल में हम सब देख रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है, 230-35 मिलियन की आबादी देख रही है कि जजेस में आपस में ऑनरेबल जजेस हैं, ऑनरेबल कोर्ट है, सबसे आला तरीन ये अदालत है। अगर यहाँ पर हमें किसी किस्म का कोई तफरका या कोई डिवीजन नजर आती है जो कि सबको नजर आती है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई, तो फिर अपीयरेंसेस के लिए, परसेप्शन के लिए, एक ऑप्टिक्स के लिए ही 5 ऑनरेबल जजेस में से एक आधे को तो शामिल कर लेते जो कि आपसे इत्तेफाक राय नहीं रखते। जब आपने अपने हम ख्याल जजों को सिर्फ रखा है बेंच के अंदर, तो वो तो फैसला तो पहले से ही हमें मालूम है कि क्या आएगा, 8-0 से ही आएगा ना। सर मुझे वैसे ताहिरा बीबी आपसे ये राय सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ, क्योंकि आई थॉट कि आप ऑलवेज वो मिसिंग पर्सनस और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पे बोलेंगी, लेकिन आपने बेंच की तश्कील के ऊपर भी प्रोटेस्ट लॉन्च किया आज। नहीं जी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप सारे के सारे ऑनरेबल जजेस को ले आए। ये एक जुडिशरी के बारे में कानून साजी हो रही है, आप तमाम जजेस को ले आए। आपको किसी चीज से कतराना नहीं चाहिए, किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए। अगर मैं सही हूँ, अगर मैं सही बात कर रही हूँ, तो फिर मुझे तमाम की राय चाहिए। ताहिरा अब्दुल्ला बीबी बहुत शुक्रिया हमारे साथ रही। साहिबजादा हामिद रजा आबिद सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।